नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं और इसको हमने प्रतियोगिता दर्पण के से कंपाइल किया है। ये क्लासेस बीपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, एसएससी सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ उनके स्टैटिक पोर्शंस को भी कंपाइल किया है और साथ ही हमारा एक सीरीज चल रहा है 72 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज। इसमें हमने कुल 5 से 6 टेस्ट सीरीज करवा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और पिछले सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो यूट्यूब पे वो अपलोडेड है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। चलिए एक सरसरी में एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लासेस का। तो पिछली क्लासेस में हमने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचंड बहुमत मिला था और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके बारे में पढ़ा था। और साथ ही लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया था। इसके साथ ही अन्य भारतीय शहरों के बारे में भी हमने पढ़ा था और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरा हुआ था, इसके बारे में भी हमने बहुत सारे फैक्ट्स को देखा था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था। फिर हमने देखा था भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का स्वदेशी प्रक्षेपण यान LVM-3 द्वारा प्रक्षेपण। और तीसरा स्वदेशी जल सर्वेक्षण पोत INS इच्छवाक भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS माहे नौसेना में शामिल किया गया था, इसके बारे में भी पढ़ा। और साथ ही QS एशिया रैंकिंग में भारत और एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा और ये QS रैंकिंग में एशिया के 10 यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा। और फिर हमने 2023 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी भारत को मिली है, इससे संबंधित भी हमने बहुत सारे तथ्यों को पढ़ा। और राष्ट्रपति और राज्यपाल को मंजूरी के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है और किसी समय सीमा के पश्चात मान्य स्वीकृति का अपना ही फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया था। तो ये देख सकते हैं कि हमने इसका डिटेल में एनालिसिस किया था। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ था। और हमारा आखिरी था राजस्थान में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था। और आज की क्लासेस में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा से। चौथे नरेश जिग्मे सिंघे बांगचुंग के 77वें दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और इस कार्यक्रम में भागीदारी के साथ भूटान नरेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत और भूटान सहयोग से स्थापित 1020 मेगावाट की पुनातसांगछू 2 परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना से भारत को बिजली निर्यात की शुरुआत होगी। बिजली निर्यात की शुरुआत और साथ ही वाराणसी में
वाराणसी में भूटानी मंदिर और बौद्ध मठ व अतिथि गृह के लिए निर्माण के लिए भूमि अनुदान की घोषणा की। भूमि अनुदान की घोषणा। अंगोला, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू की अंगोला बोत्सवाना की यात्रा। तो अंगोला व बोत्सवाना दोनों ही अफ्रीकी देश देशों के लिए भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा है। अंगोला वर्तमान में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष है। साथ ही अंगोला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) व ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने का निर्णय लिया। GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने का घोषणा लिया। इसके साथ ही नेक्स्ट है बोत्सवाना की यात्रा। राजधानी का नाम है गैबरोन है बोत्सवाना की राजधानी। और बोत्सवाना की भी किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं बोको। बोको ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र का जनक भारत बोत्सवाना की भी विकास यात्रा में प्रेरणा और समर्थन का एक अटूट स्रोत रहा है। इसके साथ ही बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के विस्तार के लिए 8 चीते प्रदान किए। विश्व के 30% चीता बोत्सवाना में पाया जाता है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना को चीते का गढ़ माना जाता है और विश्व में मौजूदा लगभग 7100 चीतों में लगभग 30% चीते बोत्सवाना के ही हैं और भारत में चीता 1992 में विलुप्त हो गया था और देश ने फिर से चीते को बचाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत सर्वप्रथम नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया था। बाद में फिर दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाया गया और इन्हें कुनो राष्ट्रीय पार्क में बसाया गया और इस प्रकार बोत्सवाना के 8 चीते भारत पहुंचने से पूर्व प्रोजेक्ट चीता के तहत 20 चीते नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए और कुनो राष्ट्रीय पार्क में बसाए गए। नवंबर 2025 में भारत में चीतों की कुल संख्या 27 थी, जिसमें से 24 चीते कुनो में और 3 चीते गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में थे। तो ये कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, कृपया कर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। 16 चीते भारत की धरती पर पैदा हुए थे और भारत में ही
में ही जन्मे एक मादा चीते ने नवंबर 2025 में 5 और बच्चों को जन्म दिया और इस प्रकार भारत में चीतों की संख्या 32 हो जाएगी, जबकि बाहर से लाए गए चीतों में से 11 चीते विभिन्न कारणों से मर भी गए थे। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए बांग्लादेश की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। यह भी एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 में सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद भारत में निर्वासित जीवन यापन कर रही हैं और उनके विरुद्ध मानवता के विरुद्ध अपराध को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने यह फैसला सुनाया। और भारत सरकार शेख हसीना का प्रत्यार्पण नहीं करेगी। बांग्लादेश के साथ सीधे ही भारत के संबंध भी खराब ना हो और भारत बांग्लादेश के बीच 2013 में भारत बांग्लादेश के बीच में 2013 में प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। और 2016 में प्रत्यार्पण संधि में संशोधन हुआ था और इस संशोधन में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच अपराधियों का आदान प्रदान की बात शामिल थी। पर संधि के अनुसार किसी भी अपराधी का प्रत्यार्पण तभी किया जाएगा जब अपराध दोनों देशों में अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही संधि के एक अनुच्छेद के अनुसार यदि अपराध राजनीतिक माना जाता है तो भारत प्रत्यार्पण से इनकार कर सकता है। हालांकि हत्या, नरसंहार व मानवता के विरुद्ध अपराध इस धारा से बाहर है और आईसीटी ने शेख हसीना को इन गंभीर अपराधों में दोषी करार दिया है। इसलिए भारत इस मामले को पूरी तरह से राजनीतिक भी नहीं कह सकता है। संधि के एक अन्य अनुच्छेद के अनुसार सुनवाई निष्पक्ष नहीं होने की स्थिति में भारत प्रत्यार्पण से इनकार कर सकता है और भारत यह बात आसानी से साबित कर सकता है क्योंकि शेख हसीना को अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं मिला और किसी की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाकर बिना उसकी बात सुने बिना सजा सुनाना निष्पक्ष न्याय नहीं है। नेक्स्ट है, G20 का 20वां शिखर सम्मेलन अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ था। वह मुख्यतः वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए गठित G20 एक अंतर सरकारी मंच है
G20 का 20वां शिखर सम्मेलन अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में नवंबर 2025 को संपन्न हुआ। यह पहला अवसर था जब इस समूह का शिखर सम्मेलन पहली बार यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इससे पूर्व 19वां शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। वहीं 18वां शिखर सम्मेलन भारत नई दिल्ली में 2024 में हुआ था। 2023 में भारत में हुआ था, 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ और 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यह सम्मेलन हुआ था। इस प्रकार G20 लगातार 3 सम्मेलन लगातार 3 सम्मेलन इब्सा राष्ट्र में हुआ था। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरियल रामाफोसा के अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का विषय था और G20 का विषय था एकजुटता, स्थिर समानता व स्थिरता। इक्कीसवां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 21वां सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। 21वां सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में और वहीं 20वें सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए थे और चीन और रूस इस सम्मेलन में अनुपस्थित था। G20 का 20वां सदस्य यूरोपीय संघ है और 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ है। 20 से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट है G20 के सदस्य। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन व अमेरिका के अतिरिक्त यूरोपीय संघ 20वां सदस्य है और वही अफ्रीकी संघ 21वां सदस्य है। G20 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग व यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष द्वारा और अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व उसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और साथ ही ये कुछ G20 शिखर सम्मेलन की लिस्ट है। तो ये सारे लिस्ट तो बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो अभी बीपीएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी ने भी बहुत पीछे जाकर के करंट अफेयर्स पूछा है। तो हम किसी भी एग्जाम को यह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो 1 ही 2 साल का पूछे। तो हमें मोटा मोटी उनका आयोजन किस देश में हुआ था और किस वर्ष हुआ था इतना ध्यान में हम रख सकते हैं। तो 2022 में बाली इंडोनेशिया में हुआ था, 2023 में नई दिल्ली भारत में, 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में,
वो 2025 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और 2026 में डोराल अमेरिका में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है इब्सा शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। तो इब्सा शिखर सम्मेलन था भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच है, एक संवाद मंच है और इसका गठन 2003 में त्रिकोणीय संवाद मंच के रूप में किया गया था। 2013 में इब्सा की मेजबानी भारत को करनी थी। पर स्थगित कर दिया गया। स्थगित हो जाने के कारण नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इब्सा को 3 देश का नहीं बल्कि 3 महाद्वीप, 3 प्रमुख लोकतांत्रिक देश व 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मंच बताया। इसके साथ ही इब्सा को दुनिया को यह संदेश देना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार अब वैकल्पिक नहीं बल्कि जरूरी हो गया है। इस मंच का उद्देश्य दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बात करना, मुद्दों पर आम सहमति बनाना, और तीनों देशों के बीच व्यापार के अवसर को बढ़ाना, साथ ही एक दूसरे की शक्ति के पूरक के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल के त्रिपक्षीय आदान प्रदान को सुगम बनाना इसके उद्देश्य में शामिल है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर 30वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP30 ब्राजील के बेलेम में संपन्न हुआ। जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौतियों में से एक है और इसी चुनौती से निपटने के लिए दुनिया के लगभग सभी देश हर वर्ष COP सम्मेलन में एकत्रित होते हैं और हाल ही में COP30 ब्राज़ील के बेलेम में संपन्न हुआ। COP30 में लिए गए निर्णय आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की जलवायु नीति को तय करेगा, इसलिए इसमें स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स में इसमें प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। COP का पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और यह COP का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और यह UNFCCC के सदस्य देशों का वार्षिक सम्मेलन है। और UNFCCC की स्थापना 1992 में रियो अर्थ समिट में हुआ था
और पहली कॉप बैठक का आयोजन 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। और इसके बाद प्रत्येक वर्ष सदस्य देश जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और नई रणनीतियां बनाने के लिए एकत्रित होते हैं। और इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण समझौते सामने आए, जिसमें से था कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, पेरिस समझौता 2015 में और ग्लासगो क्लाइमेट इम्पैक्ट 2021 में। और हाल ही का जो सम्मेलन हुआ था वह नवंबर 2025 में ब्राज़ील के बेलेम शहर में हुआ था। और यह सम्मेलन विशेष रूप से इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह अमेजन वर्षा वन क्षेत्र के निकट आयोजित होने वाला पहला कॉप था। कॉप 30 का मुख्य उद्देश्य पेरिस समझौते के लक्ष्य को आगे बढ़ाना, जलवायु वित्त की व्यवस्था को मजबूत करना और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना तथा वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री के भीतर सीमित करने का प्रयास तेज करना है। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। और इसमें TFF पहल का शुरुआत किया गया। इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। और साथ ही सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन पर भी बल दिया गया और 2050 तक नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य को दोहराया गया। और इसका मुख्य फोकस था क्लाइमेट फाइनेंस, एडॉप्टेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले से।